तो जैसे कि अभी आपने बताया था कि इंडिया मार्केट में कमर्शलाइज करने के लिए जैसे ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि वो इंडिया के लिए है ही नहीं ऑलिव ऑयल, और बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं फिर बॉडी पे? देखो क्या है ना, अभी तक बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स छपे हैं जिसमें बताया गया है कि भी ये बेनिफिशियल भी है, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स ऐसे छपे हैं जिसमें बताया गया कि ये नुकसानदायक भी है। मुद्दा ये है कि ये चीज़ें प्रमोट क्यों करी जा रही है, हुँ, या फिर ये कि सच में ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, या इंडिया में उनके कंपेरिजन का गुड क्वालिटी का कोई ऑयल नहीं है, परंतु उनका प्रमोशन आयुर्वेदिक ऑयल्स का या इंडियन ऑयल्स का प्रमोशन उतना नहीं है उस तरीके से। देखो क्या होता है ना, दो चीज़ होती हैं, एक होता है एजुकेशन, एक होता है इंटेलिजेंस, ये दोनों अलग अलग होती हैं। इंडिया के लोग डॉक्यूमेंटेड डिग्रियां लेके नहीं घूमते थे परंतु इंटेलिजेंट होते थे। अब फिर यह आया, डिग्री कल्चर आया, हुँ, फिर जो चीज़ कागजों में लिखी है उसी को ही इंटेलिजेंट माना जाएगा। इस चीज़ की कमी थी, डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, हालांकि अब होने लगे हैं। परंतु क्या था ना, उसी चीज़ का बाहर के लोगों ने फ़ायदा उठा के वो उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन का फ़ायदा लेके उनको कर दिया, और इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। अब करने लगे हैं, धीरे धीरे निकल जाएगा। अब लोग बाग भी अवेयर होते जा रहे हैं, जी। अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, अपना भी रहे हैं। बट जैसे ऑलिव ऑयल से बेटर मेरे को लगता है देसी घी है, और ऑलमोस्ट ऑलिव ऑयल अपने देसी घी से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर अगर आप मार्केट से लेने जाओगे तो मान लो 1000-1200 रुपये किलो लीटर आपका ऑलिव ऑयल मिल रहा है, सेम प्राइस पे आपको प्योर देसी घी मिल रहा है, तब भी लोग ऑलिव ऑयल ही प्रेफर कर रहे हैं। देखो ये क्या है ना, ये प्रेफरेंस डिपेंड करती है कि उन लोगों ने क्या सुना है, हुँ। क्या ट्रेंड चल रहा है, कि आजकल किस एलोपैथी चीज़ का डॉक्टर प्रमोशन जैसे हो रहा है। बोलते हैं कि ज़्यादा घी खाने से आपका फैट बढ़ जाता है, आपके हार्ट पे दिक्कत होती है। मे बी मेरे को लगता है कि उस वजह से लोग ऑलिव ऑयल की साइड मूव कर रहे हैं। देखो क्या है ना, ये भी एक कह सकता हूँ कि ये प्रोपेगेंडा चल रहा है हुँ, कि घी को बदनाम किया जाए और व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सजेस्ट करी जाए। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हर चीज़ जो भी सजेशन मिल रहा है ना, इंडियन चीज़ को सप्रेस करके विदेशी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोशन हुँ, किया जा रहा है। ये एक अलग आप मार्केट बिजनेस गेम समझ सकते हो आप इसे। जी। ऐसा नहीं है कि अभी तो आप सुनने में आएगा कि भाई आप ना गाय भैंस का दूध मत पिया करो, पैक्ड पिया करो। आज तक 90% पॉपुलेशन इंडिया की गाय भैंस के दूध के ऊपर जिंदा थी, है अभी भी, पी रहे हैं। प्रमोशन चल रहा है पैक्ड फूड का, पॉस्चराइज का। तो अगर जब वो इतना ही ख़राब था तो ये पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, हुँ, ये आज भी क्यों चल रही है? और अगर जब वही इतना श्रेष्ठ था तो फिर फॉरेन में तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होनी ही नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ आप देख रहे हो ना कि हर चीज़ में बिजनेस में मार्केटिंग का गेम चल रहा है। जी। जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा उसी का ऐसा यहाँ और पर भी चल रहा है। और आयुर्वेद में आजकल है ना, लोगों की सबसे एक जो मेन हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं वेट लॉस के। कि भाई मैं बहुत मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मेरे को थोड़ा सा अपना वेट लॉस करना है। तो वो आयुर्वेद में पॉसिबल है वेट हाँ, लॉस करना? और एक लगभग एक नॉर्मल इंसान को कितना वक्त चाहिए उस चीज़ के लिए? देखो क्या होता है ना कि आयुर्वेद में पॉसिबल है वेट लॉस को। आप सिर्फ एक अच्छी लाइफस्टाइल के दम पर ही ठीक कर सकते हो। हम्म। उस लाइफ स्टाइल में आपका फूड भी आता है, आपकी एक्सरसाइज भी आती है, और आपका परहेज भी आता है। आप सोचो कि मैं इन तीनों में से कुछ ना करूं, कोई मुझे गोली मिल जाए, कोई थेरेपी मिल जाए, मुझे ना करना पड़े, वही करे और मेरा वेट लूज़ हो जाए, तो ऐसे तो हो जाएगा ना। आप खाली उबला हुआ खाना खाओ, आपको 10 दिन में चेक कर लो वेट लूज़ हो जाएगा। पर ये स्टेबल चीज़ें नहीं होती हैं। 11वें दिन तो आप भोजन करना ही पड़ेगा ना, अन्न खाना पड़ेगा। ऐसा देखने में आता है कि फिर दोबारा बढ़ जाता है, खूब स्पीड से बढ़ता है और ज़्यादा हो जाता है। एक बिल्कुल रूटीन से चलने वाली चीज़ें हैं, फॉलो किया जाए तो उसके रिजल्ट दिखते हैं। 2 और महीने में दिखे, 3 महीने में दिखे, 6 महीने में, पर जो चीज़ें हैं वो स्थायी है। ठीक है। सो गाय का दूध भी होता है और भैंस का दूध भी है। सो मतलब ज़्यादा पौष्टिक कौन सा है? या हमें लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें गाय का दूध पीना चाहिए, भैंस का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी आसानी से नहीं होता और हैवी होता है। तो आप क्या बताते हैं इस बारे में? देखो क्या है ना, अगर जो मैं आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार चलूँ तो उन्होंने हर जानवर के दूध के गुण बताए गए हैं। ठीक उसमें है। गाय के भी हैं, भैंस के भी हैं, बकरी भी हैं,
भेड़ भी है, ऊँट भी है, ऐसे बहुत सारे जानवरों के दूध के गुण बताए गए हैं, उनके अवगुण भी बताए गए हैं। तो उसमें जब आम तौर पे जो चलने वाला है, जैसे हमारे यहाँ पर गाय होती हैं तो हमने इसको प्रायोरिटी पे लिया, भैंस होती है उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया, कहीं पर बकरी का दूध पीते हैं, जो राजस्थान वाले हैं वो ऊँटनी का दूध भी पीते हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों को पीते हैं। तो अब बात आती है कि गाय और भैंस ये मेजरली चलता है इंडिया के अंदर, तो क्या गाय का दूध अच्छा है और भैंस का दूध खराब है? ऐसा नहीं है। गाय के दूध के अपने गुण हैं, भैंस के दूध के अपने गुण और अवगुण दोनों हैं। उन्होंने स्थितियां बताई हैं कि आपको अगर जो ऐसी स्थिति है तो वहाँ आपको गाय का दूध पीना श्रेष्ठ है, और जहाँ पर ऐसी स्थिति है वहाँ पर भैंस के दूध के भी गुण बताए गए हैं। जी। पर ये खराब है भैंस का दूध, ऐसा नहीं है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो प्रैक्टिकली चला है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको डिनाई कर देंगे, नहीं नहीं भैंस का नहीं पीना चाहिए। भैंस के कुछ अवगुण है, वो विशेष परिस्थितियों में उसको जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई भैंस का मत पीना, और परंतु मैक्सिमम केसेस में वो गाय का दूध पाचन में आसानी से हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि भाई इसको ज़्यादा लो। जी। परंतु भैंस का दूध खराब है, ऐसा नहीं है। तो जैसे आजकल मैंने देखा है कि इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका भी कुछ क्योर है आयुर्वेदिक में? जैसे लोग आईवीएफ कराने चले जाते हैं इनफर्टिलिटी के चक्कर में, तो आयुर्वेद में इसका कुछ क्योर है? देखो क्या ना, फिर दोबारा वही बात आ रही है, बात इनफर्टिलिटी की नहीं है, बात यह है कि सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। हम्म। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आप सुनने में आ रही है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों बढ़ गई है बहुत स्पीड से। फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम एक अच्छी लाइफस्टाइल फूड को फॉलो नहीं करेंगे, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, बढ़ेंगी। और इसका समाधान अकेले दवाइयों में नहीं है। बट इलाज है कुछ आयुर्वेद में इसका? देखो, आयुर्वेदा में आयुर्वेदिक का गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट चलता है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा है, और संयोग से फिर वही वाली बात है कि सारे के सारे पेशेंट आयुर्वेदा के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट वही आ रहे हैं जो एलोपैथिक इलाज ले चुके हैं। ठीक है। उसमें उन्होंने मेडिसिनल लिया हो, हार्मोनल लिया हो, आईयूआई लिया हो या आईवीएफ लिया हो, और उसमें भी जब वो सारी चीज़ें फेल हो गई हैं उसके बाद भी रिजल्ट देता है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा का जो गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इनमें एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। जी। शर्त यही है कि बीमारी कोई भी हो, आपको फूड एंड लाइफस्टाइल जिसको परहेज बोलते हैं वो तो फॉलो करना पड़ेगा, और एक्सीलेंट रिजल्ट है। ओके। और मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी आपके चैनल पर, तो उसमें आप है ना इलाज कर रहे थे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, उनके जो ज़ख्म होते हैं उसको आप लीच थेरेपी से आप उसका निवारण कर रहे थे। सो वो कितनी कारगर है, मतलब कितनी बेनिफिशियल है वो थेरेपी, और वो जो लीच है उससे मतलब कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, और अब वो रीयूज़ करते हैं लीच को या वो हर बार नई लीच होती है, तो वो क्या है बताएं थोड़ा सा लीच थेरेपी कितनी बेनिफिशियल है वो? देखो, आपने यहाँ पे दो चीज़ पूछी है, एक है कि लीच थेरेपी के बारे में पूछा, एक है कि लीच थेरेपी को हम यूज़ करके हम डायबिटीज़ वुंड को या फूड्स को इनको यूज़ ठीक कर रहे हैं। तो अभी हमने, ऐसा मैं बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर अंदर हमने 19 एम्पुटेशन रोके हैं जिसमें अंगूठा या उंगली कटनी थी। अच्छा। डायबिटीज़ की रोके वजह हैं, से? डायबिटिक फूड था वो उनको कंट्रोल किया है हमने। तो आयुर्वेदा में भी एडवांस चीज़ें, वुंड मैनेजमेंट के लिए एडवांस चीज़ें लिखी हुई हैं आयुर्वेदा की सर्जरी की जो बुक है, जी। और उसमें बताया गया है कि इन केसेस को आप कैसे डील करेंगे। तो वो लीच थेरेपी से कैसे ठीक हो जाती है? आयुर्वेदा में बताया गया है कि आप इसमें फिर दोबारा वही चिकित्सा का तरीका वही है, फूड एंड लाइफस्टाइल मैनेज करना। वुंड को ठीक करने के लिए कुछ औषधियाँ होती हैं, और जब थेरेपी की बात होती है उसमें रिकमेंडेशन किया गया है कि आप इसमें लीच थेरेपी कर सकते हैं। लीच थेरेपी इसमें क्या करती है, वहाँ पे सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, अच्छा, ब्लड को? ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। सर्कुलेशन का फ्लो वहाँ पर अच्छा रहेगा तो जो आपने दवाई खाई है, पेट में गई है, वो ब्लड में ही तो मिक्स होकर पूरे शरीर में फैलती है, वहाँ पर मेडिसिन पहुँचना शुरू हो जाता तो है। लीच अगर आप जैसे लीच को लगाते हो वहाँ पे, वो उसका ब्लड को सक करती हाँ, है, हाँ, तो उससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है फिर? देखो, इसमें कोई साइड इफेक्ट ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। नहीं मिला। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि लीच थेरेपी क्या है, तो लीच थेरेपी आयुर्वेदा में डिस्क्राइब की गई है। इसमें लीच यूज़ होती हैं, 12 वैरायटी के लीच बताई गई हैं, उनमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस सारी बताई गई हैं। Okay. कौन सी मेडिसिनल है, कौन सी मेडिसिनल नहीं है, उनको बताया गया है। आपने कौन सी लीच कब यूज़ करनी है, ये बताया गया है। लीच को यूज़ करने के बाद में कैसे डिस्कार्ड करना है, ये बताया गया है। ये लीच यूज़ होने के बाद में थ्रो कर दी जाती है, यूज़ एंड थ्रो होती है। Okay. तो इसलिए सेफ़ रहने की भी
इसमें मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सेफ़ है। तो लीच थेरेपी जो है अपनी किन किन बीमारियों में काम आती है मेजर? जहाँ पर हमारे सर्कुलेशन इम्प्रूव करने वाली चीज़ें हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, वुंड के लिए, उन सब केसेस में लीच थेरेपी हेल्प करती है। अच्छा, तो अपना आयुर्वेदा पहले से कुछ एडवांस हुआ है या अभी पहले की पद्धति पे ही चलता हुआ जा रहा है? देखो क्या ना, एडवांस का मतलब क्या समझते हो आप? ऐसा माना जाता है, जस्ट सपोज एग्जांपल है, एक डिलीवरी करानी है आपने, बच्चे की डिलीवरी करानी है, आप डिलीवरी को आप नॉर्मल करा रहे हैं बिल्कुल सेफ वे में, और उसी डिलीवरी को आप सिजेरियन से करा रहे हैं, वहाँ पर भी बच्चा सेफ है, तो आप एडवांस किसको मानते हो? वो वहाँ पर कटिंग हुई है वो एडवांस मानते हो, या फिर वहाँ पर जहाँ पर बगैर इन चीज़ों को करे काट पीट के हुए और वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी करा दी गई, बच्चा और मदर दोनों ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा नॉर्मल prefer करें, डिलीवरी। बिल्कुल। तो एडवांस वो होती हैं जो बच्चे माँ के लिए हितकारी हो, कोई दूसरी चीज़ें डेवलप ना हो रही हैं, वो चीज़ एडवांस कही जाती है। कटिंग करके ऑपरेशन करके ये करना, ये एडवांस की कैटेगरी में नहीं आता है जी। ये इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। और ये भी लिखा हुआ है आयुर्वेदा में कि सीजेरियन करके आपने कैसे डिलीवरी करनी है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है सब कुछ। एडवांस वो होती है कि जहाँ पर बीमारी ठीक हो जाए या चीज़ें ठीक हो जाएं, परंतु कोई नई समस्या या नई चीज़ें ना हो सामने, जैसे इसको कोई एडवांस का। जैसे कि अब बहुत सारे स्पाइन के ऑपरेशंस हैं, सर्जिकल, अब आयुर्वेदा में पंचकर्म करके, अग्निकर्म करके या लीच थेरेपी, कपिंग करके सर्जरी करे बगैर चीज़ों को, डिस्क वगैरह की स्पाइन की समस्या को ठीक कर दिया जाता है। वहीं पर ही कोई बोले जी नहीं जी हम तो इसमें ऑपरेशन करके ठीक करेंगे, तो भाई जो चीज़ें बगैर बॉडी को फर्दर डैमेज किए हुए, बगैर चीज़ों को, वो चीज़ आप एडवांस मानोगे, या बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े आप चीज़ें दिखा के उसको एडवांस मानोगे? तो ये तो पब्लिक ने डिसाइड करना है कि एडवांस क्या है।